मीनू टीवी। सरस्वती गांव की सबसे दुखियारी औरत थी। उसे दुख देने वाला कोई और नहीं बल्कि उसका अपना बेटा राजन था। भले ही सरस्वती ने राजन को जन्म नहीं दिया था और वह उसकी सौतेली माँ थी, मगर उसने राजन को सगी माँ की तरह ही पाला था। कभी खुद की परवाह नहीं की थी। हमेशा राजन को खुश रखने की चाह में पागल रहती थी। मगर ईश्वर का करिश्मा तो देखिए, सौतेली माँ तो सगी माँ से बढ़कर बन गई, मगर सौतेला बेटा सगा बेटा न बन सका। घर में सब कुछ है, धन है, नौकर चाकर है, मगर सरस्वती के लिए सिवाय दुख और अपमान के कुछ नहीं है। बूढ़ी खाती तो ठूस ठूस कर है, मगर काम करने में तेरे हाथ नहीं चलते। जल्दी से बर्तन साफ करके खाने की मेज की सफाई कर दे। देखती नहीं कि नाश्ते का समय हो गया है। इन बूढ़े कमजोर हाड़ों में इतनी हिम्मत नहीं है बहू कि फटाफट काम कर दूं। घर में इतने नौकर चाकर है, फिर भी मुझ बूढ़ी से ये काम करा दे, तुम्हें शर्म नहीं आती? सौतेली सास है, सगी नहीं। सौतेलों के साथ ऐसा ही होता है, समझी? उर्मिला सरस्वती को बुरा भला कहकर चली जाती है, मगर उसके बर्ताव से बेचारी सरस्वती के दिल को गहरी ठेस पहुंचती है और वह रोने लगती है। फिर रोते रोते उसे अपने स्वर्गवासी पति अमृत की याद आती है, तो वह पुराने ख्यालों में डूब जाती है। सरस्वती, ये लो, अपने राजन को संभालो और आज से तुम ही इसकी माँ हो। मैं तो खुशनसीब हूँ जी, ससुराल में पैर रखते ही मुझे माँ का दर्जा मिल गया। देखना जी, मैं अपने बेटे को राजकुमारों की तरह पालूंगी। उस दिन से ही सरस्वती राजन की माँ बनकर उसके पालन पोषण की जिम्मेदारी उठा लेती है। सगी माँ से बढ़कर प्यार करती है और अपनी छाती से लगा कर रखती है। बच्चे को नहलाने, सजाने, संवारने और खिलाने पिलाने में ही उसके दिन बीतने लगते हैं। सरस्वती का यह रूप देखकर अमृत फूला नहीं समाता। सरस्वती, तुम राजन की सौतेली माँ होकर भी उसे सगी माँ से बढ़कर प्यार करती हो। चुप करो जी, माँ सदा माँ होती है, माँ कभी सौतेली नहीं होती है। आगे से मुझे राजन की सौतेली माँ कहकर कभी मत बुलाना, समझे? ये कहकर सरस्वती रो पड़ती है और फिर अमृत उससे गलती मानते हुए कहता है, सरस्वती, तुम्हें देखकर मैं तो क्या, दुनिया का हर आदमी कह सकता है कि माँ तो माँ होती है, माँ कभी सौतेली हो ही नहीं सकती। आगे से तुम्हें सौतेली माँ कहने की गलती कभी नहीं करूंगा सरस्वती। इस तरह दिन बीतते जाते हैं और राजन स्कूल जाने लगता है। सरस्वती को हर वक्त राजन का ही ख्याल रहता है। वह राजन के बिना एक पल भी नहीं रह पाती है और हमेशा उसके भविष्य के बारे में सोचती रहती है। ये 50,000 तो मेरे खाते में जाएंगे जी। पर तुम हर महीने अपने खाते में इतने पैसे क्यों डालती हो? क्या इन्हें अपने होने वाले बच्चे के लिए जमा कर रही हो? अब कोई और बच्चा होने वाला नहीं है जी, जो बच्चा हो गया है वही बहुत है। मैं तो अपने राजन के लिए गुप्त खजाना जमा कर रही हूँ जी। हो सकता है कभी मेरे लाल पर कोई संकट आ जाए और इन पैसों की उसे जरूरत पड़ जाए। यह सुनकर अमृत की आंखों में आंसू भर आते हैं और वह सरस्वती से कहता है, सरस्वती, बेटे के लिए इतना सोचती हो, थोड़ा अपने लिए भी सोच लिया करो। सगे बेटे धोखा दे देते हैं, ये तो फिर भी। मेरे राजन को सौतेला मत कहना जी। अगर किसी ने इसे सौतेला कहा ना तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। हाँ, इस तरह कुछ साल और बीत जाते हैं और सरस्वती राजन को अपना सगा बेटा मान लेती है और खुद की कोई संतान पैदा नहीं करती। उसके इस त्याग के कारण अमृत उसे हमेशा ईश्वर का रूप मानता है। राजन कुछ बड़ा होकर पढ़ने के लिए शहर चला जाता है और इसी बीच राजन की अनुपस्थिति में उसके पिता अमृत का देहांत हो जाता है। सरस्वती, मैं तो जा रहा हूँ, पर मुझे मरकर भी तेरी चिंता लगी रहेगी पगली। सोचता हूँ कि अगर राजन तेरा सौतेला बेटा निकला तो क्या होगा। तेरी सारी कुर्बानी
सारा त्याग बेकार जाएगा। आप मेरी चिंता मत करो जी, मेरा राजन मुझे कभी कोई दुख नहीं होने देगा। आखिर माँ हूँ मैं उसकी। लो भोजन कर लो और उसके बाद बड़े बाबू के कमरे की सफाई करो। जैसे ही सरस्वती रोटी का एक टुक तोड़कर खाने की कोशिश करती है कि तभी उर्मिला के रोने चीखने की आवाज सुनाई पड़ जाती है। सरस्वती रोटी खाना छोड़कर उर्मिला की तरफ दौड़ती है। वहां जाकर देखती है कि राजन और उसके मुर्गी फार्म के नौकर सहमे हुए से खड़े हैं और उर्मिला रो रो कर कह रही है, हे भगवान, हे भगवान, ये क्या हो गया जी? एक ही रात में सब मुर्गियां मर गई। अब क्या होगा? हम तो बर्बाद हो गए। 40 लाख का कर्ज कहाँ से चुकाएंगे? हमारा तो घर ही बिक जाएगा। सरस्वती धीरे धीरे चलती हुई राजन के पास आती है और उससे कहती है, बेटा, सारी मुर्गियां मर गई सो मर गई, पर तू मत घबरा। बहू से कह चुप हो जाए, अभी तेरी माँ जिंदा है, सब ठीक हो जाएगा। चुप कर तूने मुझसे मेरा बाप छीन दिया और अब माँ बनने चली है। सौतेली है तू, दूर रह मुझसे। इसी गुस्से में राजन अपनी सौतेली माँ को धक्का दे देता है और वह जमीन पर लुढ़क जाती है। तभी वहाँ गांव के बैंक मैनेजर रामविलास आ जाते हैं और सरस्वती को जमीन से उठाते हुए राजन से कहते हैं, मिस्टर राजन, क्षमा करो, बहुत अत्याचार कर चुके हो अपनी माँ पर, अब और नहीं। जानते हो, तुम जिस मुर्गी फार्म के मालिक हो वो बैंक के लोन से नहीं बल्कि तुम्हारी माँ के पैसों से बना है। वो लाखों रुपए जो तुम्हारी माँ ने तुम्हारे भविष्य के लिए जमा करके रखे थे, वही पैसे बैंक से तुम्हें दिए गए थे। इसलिए बैंक का तुम पर कोई कर्ज नहीं है। तुम पर जो कर्ज है वो तुम्हारी इस माँ का है। क्या ऐसा है? और ये भी सारा गांव जानता है कि तुम्हारे पिता लंबी बीमारी के कारण मर गए थे। इस बेचारी ने तो उनकी दिन रात सेवा की थी, फिर उनकी मौत का जिम्मेदार इन्हें क्यों समझते हो? इन्हें सौतेली माँ समझकर मत दुत्कार राजन। ये सौतेली होती तो तू आज सुख से नहीं रह रहा होता। यह सच्चाई जानकर राजन और उसकी पत्नी उर्मिला को अपनी करनी पर बहुत पछतावा होता है और वे दोनों सरस्वती के पैरों में गिरकर माफी मांगने लगते हैं। सरस्वती भी उन्हें माफ कर देती है और फिर सब खुशी खुशी रहने लगते हैं। संदीप एक बड़ी कंपनी में मैनेजर है और संदीप की ख्वाहिश होती है कि वह किसी गांव की लड़की से शादी करे। इसलिए संदीप की माँ कामिनी उसकी शादी एक गांव की लड़की प्रीति से करा देती है। प्रीति जब उस बड़े घर में बहू बनकर आई तो वह चौंक गई, क्योंकि ना तो उनके पास इतना बड़ा घर था और ना ही जीवन को इतना आसान बनाने वाले संसाधन थे। इतना बड़ा घर है और इन चीजों के नाम भी मुझे नहीं पता है, मैं कैसे सहज हो पाऊंगी यहाँ? क्या हुआ प्रीति, क्या सोच रही हो? कुछ नहीं, मैं तो बस रसोई घर को देख रही थी। अच्छा, तुम्हें बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, धीरे धीरे तुम्हें सब समझ आ जाएगा। प्रीति को ऐसे ही वहाँ कई दिन बीत जाते हैं और वह रसोई में कुछ खाना बनाने की कोशिश करती है। अरे गांव की गवार, तुझे अभी तक ओवन चलाना नहीं आ रहा है? पता नहीं भगवान ने मुझे कैसी बहू दी है। माँ, वो धीरे धीरे सीखने की कोशिश कर रही है। पहली बार किसी भी काम को करने में समय तो लगता है, सीख जाएगी। ये 8 दिन में तो कुछ सीखी नहीं है और तू कहता है कि सीख जाएगी। काम करते हुए तो इसके हाथ कांपते हैं। माँ, हमारी किचन मॉडर्न है। तो बहू भी तो मॉडर्न लानी थी ना। माँ, मैं तो अपने ऑफिस जा रहा हूँ। हम शाम को गुप्ता जी के यहाँ पार्टी में चलेंगे। आप दोनों मुझे तैयार मिलना, मैं ऑफिस से जल्दी आ जाऊंगा। संदीप ऑफिस चला जाता है। प्रीति, तुम अच्छे से तैयार हो जाओ, संदीप आता ही होगा। मैं भी मेरे कमरे में तैयार होने जा रही हूँ। ठीक है मम्मी जी, मैं अच्छे से तैयार हो जाती हूँ। कुछ समय बाद संदीप भी घर पहुँच जाता है। माँ, प्रीति, तुम दोनों तैयार हो गए हो क्या? हाँ बेटा, मैं तैयार हो गई हूँ, चलो चलते हैं। माँ, प्रीति और आ जाए बस। प्रीति बाहर आ जाती है। प्रीति ने एक साड़ी पहनी है और साथ में सोने की ज्वेलरी और मेकअप किया हुआ है। संदीप प्रीति की ओर आश्चर्य से देखता है और फिर अपनी माँ की ओर देखता है, जिसने ब्लैक कलर के शॉर्ट्स पहने हुए हैं और ऊंची हील की सैंडल पहनी हुई है।
और लाओ बहू गांव से चुन चुन कर, ताकि वो बेइज्जती भी गिन गिन कर करा सके। क्या हुआ मम्मी? संदीप जी, आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? ये क्या पहना है तुमने? देखो मेरी माँ को, कितनी अच्छी लग रही है। एक तुम हो कि बालों को ऐसे बांध लिया है जैसे कि सन 1900 में जी रही हो। मुझे माफ कर दीजिए, मुझे नहीं पता था कि क्या पहनना है। तुम्हारे आंसुओं के लिए मेरे पास कोई समय नहीं है। अब तुम घर में ही रहो, मैं और मम्मी जा रहे हैं। संदीप और कामिनी प्रीति को घर पर ही रोता छोड़कर पार्टी में चले जाते हैं। प्रीति अगले दिन किचन में नाश्ता तैयार करने जाती है और वह मैगी को बनने के लिए ओवन में रख देती है। साथ ही गंदे बर्तनों को किचन के बाहर रखी वॉशिंग मशीन में डाल देती है। संदीप, किचन में जाकर देखना कि ये जलने की बू कहाँ से आ रही है। संदीप तब तक किचन में जाता है और देखता है कि वॉशिंग मशीन जल चुकी है और ओवन से भी धुआं आ रहा है। संदीप यह देखकर गुस्से से उबल जाता है। मेरी मम्मी पहले दिन से ही बोलती थी कि मैं तुमसे शादी ना करूं, लेकिन तुम हो कि तुम्हें कुछ भी नहीं पता है, कुछ भी समझ नहीं है। मुझे तो इसने कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा है। सब कहते हैं कि मिसेस कपूर कैसी बहू लाई है। प्रीति बिना कुछ बोले ही रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है। कामिनी सुबह को जल्दी जल्दी तैयार होकर कहीं जा रही होती है कि उसका पैर फिसल जाता है और नीचे गिरकर उसके पैर में फ्रैक्चर हो जाता है। अरे, मेरा पैर तोड़ दिया रे! पूरे घर में पानी बिखेर के रखती है। मैंने ऐसे क्या बुरे कर्म किए थे जो मुझे ऐसी गंवार बहू मिली। तभी दरवाजे से आवाज आती है। संदीप देखता है कि उसकी मौसी आई है। कामिनी अपनी बहन से बातचीत करती है। प्रीति कामिनी और उसकी बहन की खूब सेवा करती है। धीरे धीरे कामिनी का पैर ठीक होने लगता है। कामिनी अपनी बहन से बैठकर बात कर रही है कि तभी प्रीति चाय लेकर आ जाती है। चाय में चीनी कम है। तुम कभी भी मॉडर्न नहीं बन सकती हो। अपने कपड़े को देखो, अभी भी ऐसे ही पहनती हो। और ये चाय है क्या? इस चाय में चीनी भी नहीं है। सॉरी मम्मी, मैं दोबारा चीनी डालकर चाय ले आती हूँ। प्रीति चली जाती है। कामिनी, तो प्रीति से अच्छे से बात क्यों नहीं करती है? अरे दीदी, इस गांव की गवार से कौन बात करे? और कैसी बहू चाहिए थी तुझे? जो पढ़ी लिखी हो, मॉडर्न हो, जीन्स शॉर्ट्स पहने, ऐसी चाहिए थी। जैसी मेरी बहू है ऐसी बहू चाहिए तुझे? हाँ, ठीक पहचाना दीदी, बिल्कुल ऐसी ही चाहिए। तुझे ये पता है कि मैं यहाँ क्यों आई हूँ? नहीं, मैंने तुझे बताया नहीं था, लेकिन मेरे बहू बेटे ने मुझे घर से निकाल दिया। बहू ज्यादा ही मॉडर्न है और मेरी बिल्कुल भी केयर नहीं करती थी। लेट नाइट पार्टीज में बिजी रहती थी। मैंने एक दिन बोल दिया तो दोनों ने मुझे घर से निकाल दिया। ये क्या कह रही हो दीदी आप? मैं सच कह रही हूँ। प्रीति बहुत अच्छी है। बाहर से मॉडर्न दिखने से कुछ नहीं होता, संस्कार होने चाहिए, फिर चाहे उसने कपड़े कैसे भी पहने हो। दीदी, ये बात आप सही कह रही हो। मैं अभी प्रीति से सॉरी बोलूंगी। प्रीति दोबारा चीनी की चाय लेकर आती है तो कामिनी उसे गले से लगाकर माफी मांगती है। ये देखकर संदीप भी माफी मांगता है और उसके जीवन में आने के लिए उसका धन्यवाद करता है। अब सभी खुशी से रह रहे हैं। आगे की मजेदार स्टोरी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।